तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को। बात करें तो इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस बैंक को। सबसे पहले हम बैंक का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, साथ साथ बैंक के इंपॉर्टेंट की रेशो चेक करेंगे जो हमें हमेशा किसी बैंक को एनालाइज करते टाइम चेक करने चाहिए। और उसके बाद हम बैंक के पूरे पिछले 5 साल का फाइनेंशियल डेटा चेक करेंगे जिससे बैंक के बारे में हमें डिटेल नॉलेज मिल सके और हम एक हेल्प ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि अगर हम अपना पैसा इस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो क्या हमें उन शेयर्स को होल्ड करना चाहिए या फिर आने वाले टाइम में हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं बैंक के बारे में। तो यहाँ पे बैंक का पूरा प्रोफाइल देखें तो बैंक जो है ये 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है एज पर AUM एंड डिपॉजिट। बात करें तो पिछले 16 साल से ये कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही थी। हिस्ट्री देखें कंपनी की तो 2006 में इसका नाम था जना लक्ष्मी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और लोन प्रोवाइड करती थी पहले से ही। फिर 2013 के अंदर इसको NBFC का लाइसेंस मिल गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। उसके बाद 2017 में RBI से इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया और तब से ये फुल फ्लेज बैंकिंग के अंदर आ गए हैं। और अभी 2024 के अंदर फरवरी 2024 में इस बैंक का IPO आया है और इसके शेयर जो हैं वो BSE और NSE पे लिस्टेड हो गए हैं। तो अभी रिसेंट में ही इस बैंक का NPO भी आया है। उसके बाद बात करें बैंक के अभी करंट बिजनेस प्रोफाइल की और उसके इंपॉर्टेंट की रेशो की, तो अभी जो एनुअल रिपोर्ट्स आई हैं फाइनेंशियल 2024 के हिसाब से, उसके हिसाब से देखें बैंक का सारा डेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक की एसेट्स की। अब किसी बैंक के लिए जो एसेट्स होती हैं वो उसके लोन से एडवांसेज होते हैं। तो अभी देखें तो अभी बैंक के पास में जो एसेट्स हैं वो हैं 24,746 करोड़, यानी कि 24,746 करोड़ का बैंक ने अभी करंट में लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और यहाँ देखें तो 25% की ग्रोथ आई है पिछले साल के मुकाबले। बैंक के लोन्स में 25% ज़्यादा बैंक ने लोन दिए हैं। तो बैंक एक तरीके से बात करें तो अच्छे से अपने बिजनेस को कैरी कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और इसमें भी 60% बैंक के पास में सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन मतलब जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक ने रखी है। जैसे गोल्ड लोन होता है तो गोल्ड सिक्योरिटी होती है, कार लोन है, बाइक लोन है, उसमें सब वो जो चीज़ें होते हैं उसकी सिक्योर्ड लोन में आते हैं। तो बैंक जो सिक्योर्ड लोन अगर ज़्यादा देता है तो उसके जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं और होगा भी तो बैंक आराम से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो 60% सिक्योर्ड लोन काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके बाद करें बैंक की लायबिलिटीज़ की या डिपॉजिट की, जो लोगों ने उसके पास जमा कराया है पैसा, तो ये है बैंक के पास में 22,571 करोड़ और इसमें भी 38% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ बात करें तो इसमें 61% रिटेल डिपॉजिट है। रिटेल डिपॉजिट मतलब जो छोटे छोटे लोगों ने, इंडिविजुअल जो लोग जमा कराते हैं उनने पैसा जमा कराया हुआ है। उसमें FD भी है, करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है। उसके बाद देखें तो कॉस्ट ऑफ फंड, ये बैंक का थोड़ा सा हायर साइड पे लग रहा है मेरे को, 7.8% का। और ये हायर साइड पे क्यों है? क्योंकि बैंक का कासा रेशियो भी कम है। बैंक का जो कासा रेशियो वो सिर्फ 20% का है। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को जो पैसा मिलता है बैंक को उसको सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। सेविंग अकाउंट में भी 3-4%, ज़्यादा 5% तक बैंक ऑफर करते हैं, छोटे बैंक हैं। और बाकी का तो लेकिन जो 20% का 80% जो बैंक के पास पैसा है वो टर्म डिपॉजिट या FD के थ्रू आया है। अब FD में तो वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, तो इसलिए बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात की थी अभी 2017 में लाइसेंस मिला है, 7-8 साल पुराना बैंक है, तो धीरे धीरे बैंक और ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करेगा तो बैंक का जो कासा रेशियो वो भी आने वाले टाइम में इंप्रूव हो जाएगा। उसके बात करें एसेट क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छी एसेट क्वालिटी बैंक ने मैनेज कर ली है अपनी। बात करें तो अभी बैंक के ग्रॉस NPA जो आ रहे हैं वो 2% के हैं, जबकि पिछले साल ये 3.6% थे। और नेट NPA भी कम हुए बैंक के, ये आ रहे हैं 0.5% के, जबकि पिछले साल ये 2.4% थे। तो इन दोनों पैरामीटर पे भी बैंक ने अच्छी पकड़ बनाई है। बात करें बैंक के प्रोविजन कवरेज रेशो की तो 74% का बैंक का प्रोविजन कवरेज है, जबकि ये पिछले साल 34% था। तो बैंक ने अपना प्रोविजन रेशो काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है और इसी वजह से बैंक के नेट NPA भी कम है। प्रोविजन का मतलब क्या है कि बैंक ने अलग से अपना एक पैसा रिजर्व में रख दिया है कि अगर कोई सडन लॉसेस होंगे या NPA के इंक्रीज होंगे तो वो उस पैसे को यूज़ करके अपने बिजनेस को वापस से कैरी कर लेगा, ज़्यादा दिक्कत बैंक को नहीं आएगी। तो प्रोविजन कवरेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है बैंक का, कि उसकी सेफ्टी नेट होता है वो, कि हाँ कोई लॉसेज वगैरह होंगे तो उसको हैंडल कर लेगा। तो 74% का प्रोविजन कवरेज काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके बाद करें बैंक के कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितने वो लॉसेस को हैंडल कर सकता है, कितना ज़्यादा वो एडवांसेस लोन दे करके अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। तो पहले तो बात करें बैंक की नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ देखें तो 3570 करोड़ हो गई है इस साल की, जबकि पिछले साल ये 1800 करोड़ के आसपास थी। तो एक ही साल में बैंक की नेटवर्थ भी डबल हो गई है। उसके बाद करें CRAR या कैपिटल एडिक्वेशन रेशो की, तो ये भी इंप्रूव हुआ है।
20.3% का अभी जो कैपिटल एडिक्वेशन या CRAR जो आप देख रहे हो वो आ रहा है, जबकि पिछले साल ये 15.6% था, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है, बैंक जो भी उसके अगर लॉसेस कोई होंगे तो उसको हैंडल करने का उसके पास पैसा है, प्लस साथ साथ वो ज़्यादा लोन भी दे सकता है। पैसा है तो बैंक क्या करता है, पैसे का लोन ज़्यादा देगा वो, तो उतना ज़्यादा लोन देके वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है और अपना बिजनेस इंक्रीज़ कर सकता है। टायर 1 का जो CAR है वो भी 19% का है, ये भी पहले 13% था, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट आई है। तो बात करें तो बैंक का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बात करें ऑपरेशनल मैट्रिक्स की कि कहाँ बैंक के ऑपरेशंस हैं, कहाँ ब्रांचेस हैं, क्या चीज़ें हैं, तो ये बात करें तो बैंक के पास में अभी 808 ब्रांचेस हो गई हैं, जबकि पिछले साल ये 754 ब्रांचेस थी और लास्ट 1 ईयर में बैंक ने 54 न्यू ब्रांचेस ओपन करी हैं। तो अभी क्या है, बैंक ग्रोइंग फेज में है। अभी धीरे धीरे कस्टमर एक्विजिशन, मार्केट एक्विजिशन का काम चल रहा है। ज़्यादा ब्रांचेस खुलेंगी तो उतनी ज़्यादा बैंक की रीच भी बढ़ेगी, तो बैंक अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें नंबर बता रहे हैं। अभी ऑलरेडी जो बैंक की प्रेजेंस हो गई है वो 22 स्टेट में और 2 यूटीज़ में है, वहाँ पे बैंक अपना बिजनेस कर रहा है। और साथ साथ जो कस्टमर बेस उन्होंने अपना एक्वायर कर लिया है, तो उसके पास में है भी एक्टिव कस्टमर 5.44 मिलियंस के हैं, जबकि पिछले साल ये 4.57 मिलियन थे। तो बात करें तो पिछले एक साल में 1 मिलियन कस्टमर भी ज़्यादा एक्वायर करें हैं बैंक ने। तो बैंक सारे ही पैरामीटर देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद करें इंपॉर्टेंट की रेशो की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कि बैंक ने जो पैसा अपना एम्प्लॉय कर रखा है, जो अपनी एसेट एम्प्लॉय कर रखी है अपने बिजनेस में, उसके ऊपर कितने रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर है 2.4%। पिछले साल 1.1% था, जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई रिटर्न ऑन एसेट्स। इसका जो मेन रीज़न है कि बैंक का प्रॉफिट वगैरह काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 26.9%, लगभग 27% हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। पिछले साल ये 17% के आसपास थी, तो इसमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस साल का है, पिछले साल भी लगभग इतना था 7.8%। लेकिन हम बात करें, जब हम बात करें कि बैंक का कासा कम है, तो बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो 7.8% आ रही थी। फिर भी देखें तो उसके बावजूद भी बैंक जो है 8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे कैरी कर रहा है। इससे हमें क्या पता लगता है कि भले ही बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है, लेकिन बैंक आगे जो लोन दे रहा है लोगों को वो भी हायर ऑफ इंटरेस्ट पे दे पा रहा है, इसलिए उसका मार्जिन इतना अच्छा है कि 8% का उसको फिर भी मार्जिन मिल रहा है, बजाय वो हाई कॉस्ट पे जो पैसे ले रहा है उसके बावजूद। तो क्लियर बात है कि बैंक अच्छे से कस्टमर ट्रस्ट अपना कर पा रहा होगा, एक्विजिशन अच्छी है, लोन अच्छे से दे रहे हैं, अलग टाइप के लोन दे रहे हैं, इसलिए बैंक को अच्छा मार्जिन यहाँ मिल रहा है। उसके बात करें बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस मैट्रिक्स या इनकम स्टेटमेंट की, तो पिछले साल के जो रिजल्ट आए हैं अभी फाइनेंशियल 2024 में, उसमें बैंक का नेट प्रॉफिट आया 670 करोड़ का, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो बैंक का प्रॉफिट था वो 256 करोड़ का था। तो पिछले एक साल में बैंक का प्रॉफिट भी डबल हो गया है, इसलिए सारे नंबर जो हम बात की थी अच्छे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे रिटर्न इक्विटी है, एसेट्स है, वो सब चीज़ें इसलिए इंप्रूव हुई हैं। फिर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो ये भी इंक्रीज़ हुई है। अभी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 2127 करोड़ की, जबकि पिछले साल 1660 करोड़ थी, इसमें भी 30% ग्रोथ आई है। तो कुल मिलाकर बात करें, अभी तक जितने मैंने पैरामीटर चेक किए हैं, काफ़ी अच्छे से बैंक ने अपना जो बिजनेस प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लिया है और साथ साथ सारी पैरामीटर में ग्रोथ भी दिखाई है। और अब हम देखते हैं बैंक के जो एडवांसेस बैंक ने जो लोन अपने दिए हुए हैं, ये 24,746 करोड़ के, ये कितने अच्छे से डाइवर्सिफाइड हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं, जिससे हमें ये पता लग सके कि अगर एक जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बैंक का होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि एक ही सेक्टर में ज़्यादा लोन उसको नहीं देने चाहिए। तो ये किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बात करें अभी बैंक ने जो दिए थे 24,746 करोड़ के लोन, उसमें बैंक ने बताया कि 60% तो सिक्योर्ड लैंडिंग है, जिसमें उसको पैसा आराम से मिल जाएगा, कोई डिफॉल्ट ज़्यादा होगा नहीं। उसके अलावा बात करें तो कौन कौन से लोन और कितने कितने परसेंट में दिए हुए हैं, तो बैंक ने जो माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें 4,738 करोड़ पे दे रखे हैं और ये 19% बनता है, यानी कि 19% का एक्सपोजर टोटल लोन का उन्होंने माइक्रो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लिया हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग में 18% है, एमएसएमई में 3,317 करोड़ है, तो ये बनता है 13% का। इंडिविजुअल जो लोन दिए हुए हैं उसमें 21% का एक्सपोजर है, एग्रीकल्चर में 16% का एक्सपोजर है। तो बात करें तो वही 16-17% के आसपास की एवरेज है, अलग अलग सेक्टर में सारा पैसा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बैंक का जो लोन प्रोफाइल है वो बात करें तो एक वेल डाइवर्सिफाइड लोन प्रोफाइल है। और पिछले 4 साल में हम देखें तो जो डेटा बैंक ने दिया है मार्च 2021 से मार्च 2024 तक 25% के CAGR से काफ़ी अच्छी ग्रोथ बैंक ने अपने लोन्स में दिखाई है। तो इस तरह से सारा हमने जो तक डेटा चेक किया है बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ग्रोथ ऑलरेडी बैंक कर चुका है और आने वाला टाइम भी ग्रोथ पोटेंशियल का ही है। तो अभी तक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्रोफाइल बैंक का हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया बैंक का करंट प्रोफाइल क्या चल रहा है, कितने लोन्स उसके, कितने डिपॉजिट, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब हमने अच्छे से चेक कर लिया। अब हम देखते हैं पिछले 5 साल का डेटा कि पिछले 5 साल में बैंक ने क्या ग्रोथ दिखाई है, किस तरह से उसके नंबर्स आए हैं, जिससे बैंक के बारे में और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिल सके। और यहाँ आप देखें पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहले देखते हैं 2020 का डेटा, और उसमें बैंक के पास जो डिपॉजिट थे वो थे 9,652 करोड़ के,
जो कि अब 2024 में काफ़ी अच्छे से बढ़ के 22,571 करोड़ हो गए, यानी कि डबल से भी ज़्यादा बैंक का यहाँ पे देखें तो बिजनेस हो गया डिपॉजिट के मामले में। बात करें परसेंटेज में तो 24% के काफ़ी अच्छे CAGR से बैंक ने पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है। और इस ग्रोथ से हमें क्या पता लगता है, ये डेटा हम क्यों चेक करें, ये बहुत सारी बातें डेटा हमें बताता है। अब बैंक का बिजनेस बढ़ा, इसका मतलब क्या है, बैंक ने पैसा लोगों से लिया है तो लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं बिल्डअप हुआ है, बैंक ने कस्टमर एक्विजिशन अच्छे से करी है, बैंक ने अपनी ब्रांचेस बढ़ाई हैं, रीच बढ़ाई है, तभी लोग उसके पास अपना पैसा जमा करा रहे हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं अच्छी सर्विसेज भी बैंक दे रहा होगा, चाहे वो डिजिटल के मामले में हो या ऑफलाइन सर्विस हो, ऑनलाइन हो, तभी लोग अच्छे से उसके बाद ट्रस्ट कर रहे हैं और पैसा जमा करा रहे हैं। तो क्लियर साइन हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। उसके बाद बात करें एडवांसेस की तो ये भी 10,000 करोड़ से 24,740 करोड़ हो गए पिछले 5 साल में, यहाँ पे भी 26% ग्रोथ आई है। तो ये भी क्लियर बता रहा है कि जितना ज़्यादा वो पैसा ले रहे हैं उतना ज़्यादा वो मार्केट में भी बांट रहे हैं, जिससे उनका प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े, सब चीज़ें कि यानी कि पैसा आइडियल पड़ा है और लोन ज़्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि बैंक पैसा अपने पास रखेगा तो नुकसान है उसको, तो जो पैसा डिपॉजिट के थ्रू आ रहा है साथ साथ उतना ही लगभग वो लोन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बैंक अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे से बढ़ा रहा है, लोगों का ट्रस्ट है, उससे लोन लेने के लिए भी आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है, नहीं कि आप लोन दोगे तो एक ही बैंक है, तो उसमें भी अगर वो कस्टमर एक्वायर कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, इसलिए यहाँ पे एडवांसेस भी बैंक के बढ़ रहे हैं। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट इनकम की। अब क्योंकि बैंक के एडवांसेस भी बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, तो इनकम भी इंक्रीज हुई है। बात करें तो 1011 करोड़ की इनकम थी 2020 के अंदर और 2024 के अंदर 2127 करोड़, डबल के आसपास, केवल की डबल से ज़्यादा ही हो गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। तो देखिए बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2020 में 7.44%, फिर अब ये आ गया 2024 में 8%, तो आप देखें तो 7% के आसपास की एवरेज है, काफ़ी अच्छा नंबर है। जैसे मैं बात पहले भी की थी कि कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है लेकिन फिर भी बैंक अपना इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर रहा है, तो इस समय क्लियर पता लग रहा है कि जो वो लोन आगे देता है वो काफ़ी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाते हैं, इसलिए उसको अच्छा मार्जिन यहाँ मिल रहा है। तो ये सारा डेटा हम चेक करते हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न है, तो हम साथ साथ उसके बारे में आपको बताते जा रहे हैं कि आप कल को खुद से भी किसी और बैंक को कंपेयर करें तो आप चीज़ें चेक कर सकें। बात करें नेट प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं है, 30 करोड़ से सीधा 670 करोड़, 30 गुना प्रॉफिट हो गया पिछले 5 साल में, और पिछले 2 साल में ही ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है, 256 करोड़ 2023 में और 670 करोड़ 2024 में। तो उसमें बात की थी काफ़ी हाई पोटेंशियल है, क्योंकि अंडर बैंक एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पे बैंक कम है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग फैसिलिटी उतनी नहीं है, जो दूसरे बड़े बैंक हैं उनको छोटे छोटे लोन देना नहीं चाह रहे हैं, उस तरह की मार्केट को बैंक कैटर करेंगे तो अच्छा बिजनेस आने वाले टाइम में आएगा और ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिर बात करें नेट NPS की, एसेट क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुई है। बीच में 2021 में 5% तक भी NPA पहुंच गए थे, लेकिन अब बात करें 2024 में तो 0.5%, तो काफ़ी कंट्रोल्ड NPA बैंक के दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से बात करें सारे प्रोफाइल की तो करंट प्रोफाइल भी अच्छा है, और पिछले 5 साल की बात करें तो उसमें भी सारा डेटा बढ़िया है, सारे ही पैरामीटर बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। तो ये तो कि बैंक के पूरे फाइनेंशियल और बैंक के प्रोफाइल के बारे में बात, जो कि अब तक बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रही है। और इस तरह के जो स्मॉल फाइनेंसेस को जो RBI ने लाइसेंस दी वो इसलिए दिए कि उनको भी पता है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अभी है, तो अगर इस तरह के बैंक बनाए जाएंगे, वो उस तरह के एरिया में जाके काम करेंगे, माइक्रो लोन्स वगैरह में काम करेंगे, तो बिजनेस काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो सकता है और इकोनॉमी को सपोर्ट भी मिलेगा। अब बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की, तो आज के बैंक का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 660 रुपये का, और अभी फरवरी 2024 में इसी साल बैंक का IPO आया था, उसमें 400 रुपये के आसपास का इसका IPO आया था। उस हिसाब से देखें तो 250-260 रुपये का इंक्रीमेंट ऑलरेडी पिछले 3 महीने मिल चुका है IPO के प्राइस के हिसाब से। लेकिन बात करें तो अभी प्रीमियम पे शेयर चल रहे हैं, 65% इंक्रीज हो गया IPO से, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे है। तो बैंक अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन अभी शेयर प्राइस थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसको थोड़ा सा हमें चेक करना चाहिए कि थोड़ा अगर प्राइस करेक्शन आता है तब हम उसमें देख सकते हैं जो है एंट्री के लिए। लेकिन बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए अगर हम इस तरह के बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी IPO भी आ गया है, पहले IPO था ही नहीं तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते इस तरह के बैंक में, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म में तो अभी बैंक को ब्रांचेस बनानी है, सारा स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो हो सकता है फिर उनको ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर लगानी पड़े, खर्चे बढ़ जाएँ, फिर कहीं ना कहीं डिप हो जाए जो प्रॉफिट वगैरह, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा। लेकिन बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये बैंक काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न कमा के दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बैंक हैं और छोटे बैंक ही कल को बड़े बनेंगे। हो सकता है इनमें से जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक आए हैं बहुत सारे ICI HDFC के बराबर ही पहुँच जाए, लाइसेंस इनके और ज़्यादा इंप्रूव RBI करता रहे, तो उस तरह से बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही मौका देखिए उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिर भी बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए, उस हिसाब से आप देखिए आपको क्या ठीक लग रहा है और तब आप इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की देखिए। तो इससे बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।